गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा हमने जो शुरुआत की थी वर्णमाला के स्वर व्यंजन इनका वर्गीकरण उनकी रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, स्वर शुरू करने से पहले हमने समझा था हिंदी की उत्पत्ति किनके द्वारा की गई थी और हिंदी जो शब्द है वो कौन से नदी से संबंधित है। तो हिंदू जो शब्द है वो कौन से नदी से संबंधित है, सिंधु नदी से संबंधित है। और हिंदी शब्द की उत्पत्ति किनके द्वारा की गई थी, ईरानियों द्वारा की गई थी। और फिर हमने उसमें ये भी समझा था कि अल-ब्रूनी नामक एक प्रथम इतिहासकार थे, उन्होंने अपने ग्रंथ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम क्या दिया था, किताबुल हिंद। उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम किताब उल हिंद दिया था। और हिंदी जो शब्द है वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से की गई, ईरानियों द्वारा की गई। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमने कौन से क्वेश्चन समझे थे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। हमने यहाँ तक समझा था हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से की गई थी और हमने हिंदी समझी थी। ठीक है, चलिए अब वर्णमाला का रिवीजन कर लिया जाए। वर्णमाला में हमने स्वर शुरू किया था। स्वर, पहले वर्णमाला किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। वर्णों के उच्चारण के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, लिखित है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई मौखिक है। और हमने ये भी समझा था कि वर्णमाला में कुल कितनी संख्या होती हैं। तो वर्णमाला में हमारी 52 संख्या होती है। और हमने ये समझा था कि कुल 52 भी कैसे होते हैं। तो 11 स्वर हो गए थे हमारे, 25 स्पर्श हो गए थे, 4 ऊष्म हो गए थे, 4 अंतस्थ हो गए थे, 4 संयुक्त हो गए थे, 2 द्विगुण हो गए थे और 2 अयोगवा हो गए थे। इसी प्रकार हमारे 52 हो गए थे वर्णमाला, कुल वर्णमाला की संख्या। और हमने ये भी समझा था कि कांता प्रसाद गुरु के अनुसार इन्होंने कितनी संख्या दी थी वर्णमाला में। तो इन्होंने वर्णमाला में कितनी संख्या दी थी, 46 संख्या दी थी, जिनमें से 13 स्वर थे और 33 व्यंजन थे। और एक और समझा था हमने कि उदय नारायण तिवारी के अनुसार 51 इन्होंने दिया था वर्णमालाओं की संख्या, जिसमें से इन्होंने री को नहीं माना था। उसके बाद हमने स्वर समझा था, स्वर की परिभाषा और व्यंजन की परिभाषा। तो चलिए दोस्तों, स्वर की परिभाषा हमारी क्या थी, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वर की परिभाषा थी। और व्यंजन की परिभाषा, जो वर्ण स्वरों की सहायता से लेकर बोले जाते हैं। चलिए उदाहरण भी दे दीजिए। स्वर जो है वो तो स्वतंत्र होते हैं हमारे, और व्यंजन में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हमने क बोला तो क में हमने स्वर को अ जोड़ा ना, तो हमारा जो व्यंजन है वो बिना सहायता के नहीं बोले जा सकते। और स्वरों की संख्या हमारी कितनी थी, तो कुल 11 थी। उच्चारण के आधार पर हमारे स्वरों की संख्या कितनी थी, 10 थी। हमने स्वरों का वर्गीकरण समझा था, जिसमें से उत्पत्ति के आधार पर स्वर हमने 2 प्रकार के देखे थे, मूल स्वर, संधि स्वर। उसके बाद हमने संधि स्वर के भी 2 प्रकार देखे थे, जिनमें से सजातीय स्वर थे, एक विजातीय स्वर थे। जिनमें से सजातीय स्वर की संख्या कितनी थी, 3 थी। विजातीय स्वर की संख्या हमारी 4 थी। और सजातीय स्वर को ही हम मूल दीर्घ स्वर नाम से भी जानते हैं और विजातीय स्वर को हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमने कुल स्वरों के प्रकार देखे थे, जिनमें से उनकी संख्या 3 थी, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। उसके बाद हमने मात्रिक यानी कि मात्रा के आधार पर स्वर देखा था। मात्रा के आधार पर हमारे स्वर 2 प्रकार के थे। फिर जिह्वा के आधार पर हमने देखा था, उसमें से हमारे स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के थे। हमने पश्च स्वर देखा था। उसके बाद पश्च स्वर की हमारी जो संख्या थी वह 6 थी। उसके बाद हमने उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार देखे थे, आवृतमुखी, वृतमुखी। उसके बाद हमने मुख खुलने, मुख विवर के आधार पर 4 प्रकार देखे थे स्वरों के वर्गीकरण में, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, जिनमें से कंठ स्वर कौन से होते हैं, तालव्य स्वर कौन से होते हैं, मूर्धन्य स्वर, जिनमें से कंठ स्वर हमारा हो गया अ, आ, तालव्य स्वर हमारा हो गया ई, बड़ी ई, मूर्धन्य स्वर हमारा री हो गया, ओष्ठ स्वर हमारा उ, बड़ा ऊ हो गया, कंठोष्ठ स्वर हमारा ओ, औ हो गया, कंठ तालव्य स्वर हमारा ए और ऐ हो गया। उसके बाद हमने प्राकृतिक स्वर भी देखा था इसमें, अ, ई, उ। उदासीन स्वर हमने देखा था, जो था हमारा अ।
के बाद हमने व्यंजन देखा था अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में व्यंजन की परिभाषा हमने पढ़ी थी। जो वर्ण स्वरों की सहायता से लेकर बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। फिर व्यंजन का वर्गीकरण हमने देखा था, जिसमें से स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, द्विगुण व्यंजन हो गया और आघात व्यंजन हो गया। सारे वर्ग हमने देखे थे, यानी व्यंजन हमने देखे थे। अब स्पर्श व्यंजन की हमारी कुल संख्या 25 थी, जिसमें से हमने 5 वर्ग देखे थे और वह वर्ग भी चलिए देख लेते हैं कौन से हमने देखे थे। पहला वर्ग हमारा था कंठ। तो पहला वर्ग हमारा कंठ था, जो कंठ की सहायता से बोला जाता था, यानी कि पहला वर्ग हमारा क वर्ग का था। क वर्ग के 5 वर्ग क, ख, ग, घ, अंग, उसमें से भी स्वर जो आएंगे अ, आ, अह, फिर ह भी होता है कंठ में, हमने ये देखा था। उसके बाद हमने देखा तालव्य, यानी कि तालु देखा था, जो ई था और च वर्ग का था। च वर्ग का कौन सा था? च, छ, ज, झ, इय था। उसमें से तालु हमारा ये और श भी होगा। उसके बाद हमने देखा था मूर्धन्य। मूर्धन्य में हमारा ट वर्ग का था, ट, ठ, ड, ढ, ये हमारा ट वर्ग का था, यानी कि मूर्धन्य था हमारा। उसके बाद हमने देखा था दंत। दंत हमारा था त वर्ग का, त, थ, द, ध, न, उसमें से हमारा स भी आएगा। उसके बाद हमने देखा था ओष्ठ व्यंजन, यानी कि ओष्ठ था हमारा प वर्ग का, प, फ, ब, भ, म, उसमें से हमारा उ और उ भी ओष्ठ में आएंगे, ये स्वर हैं हमारे, हमने ये देखा था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, जिसमें से हमारा बना था कंठ तालु, जो मिलकर के बनता है कंठ और तालु को, जो हमारा ए और अय हो गया। उसके बाद हमने देखा था कंठोष्ठ, जो हमारा ओष्ठ और कंठ से मिलकर बनता है, अ और अ हो गया, यानी कि कंठ ओष्ठ। कंठ हमारा गले का जो होता है हिस्सा और ओष्ठ हमारा होता है होठ का भाग। उसके बाद हमने देखा था दंत मूल। दंत मूल हमारा होगा यहाँ से, ये दंत मूल होता है हमारा, जो होता है र और ल। फिर हमने नासिका व्यंजन भी देखा था। नासिका हमारे कौन से होते हैं, जिसे हमें बोलने में नाक की सहायता लेनी पड़ती है, जो नाक के द्वारा बोला जाता है। अंग, इया, ड, न, म, ये हमारा नासिका व्यंजन हो गया। उसके बाद हमने ये सारे वर्णों का उच्चारण हमने देखा था कि कौन से कहाँ से होते हैं। चलिए उसके बाद हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। जो हम व्यंजन का पार्ट 2 पढ़ने जाने वाले हैं, जो हमने व्यंजन पढ़ा था उसके आगे भी कुछ था जो हमने कल की क्लास में पूरा नहीं किया था। चलिए हम वो पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग व्यंजन पढ़ने वाले हैं, जो व्यंजन का पार्ट 2 होने वाला है। व्यंजन हमने पहले शुरुआत कर दी थी, व्यंजन का हमने आधा हिस्सा पढ़ लिया, अब आधा हिस्सा पढ़ना बाकी है, तो हम वो आज की क्लास में पूरी कर लेंगे। चलिए व्यंजन शुरू करते हैं। पहला तो है आघात व्यंजन, जिसमें ज और फ आते हैं, इसके नीचे नुक्ता लगा होता है, जो अरबी और फारसी द्वारा बोली जाती है। उदाहरण आघात व्यंजन जो अरबी फारसी होते हैं भाषा। उदाहरण अफीम हो गया, तो अफीम में फ आया जो आघात व्यंजन का है। तो अरबी फारसी जो भाषा होती है उसमें नुक्ता वाले शब्द आते हैं। नुक्ता वाले शब्द यानी कि ज और फ जरूर आएंगे, ये दोनों आघात व्यंजन होते हैं। अरबी फारसी भाषा में आघात व्यंजन आते हैं। हमारा उदाहरण जैसे हमने अफीम लिया, अफीफा लिया, ये सारे अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं, यानी कि आघात व्यंजन के। उसके बाद हमारा हो गया लुंठित व्यंजन, जिसे हम प्रकंपित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, यानी कि हमारी परिभाषा क्या थी, जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक, हमारे जो ऐसे व्यंजन का उच्चारण जिसके समय हमारी जीभ की जो नोक है, नोक यानी कि पहला पॉइंट, वो वायु से रगड़ खाकर कांपती हैं। जैसे हो गया र। अब र का उच्चारण हम करते हैं तो प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, र कैसे बोलते हैं, र र र र र र र। तो जीभ का जो पहला पॉइंट है वो रगड़ खाकर नीचे आ रहा है ना, वो कांपता है, तो उसी को लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो लुंठित व्यंजन हमारा र हो गया।
अब पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन की परिभाषा, जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ खास वायु के सामने खड़ी हो जाती है और खास वायु के बगल से प्रवाह होती है। जैसे ल हो गया, अब उच्चारण करिए ल, तो ल बोलते समय हमारा जीभ का आगे का भाग है वो ऊपर खड़ा हो जाता है, ल। उसके बाद जो वायु है वो अगल बगल से जाती है, उसी को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण हमारा जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के मुख गुहा खुलकर यानी खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकल जाती है, यानी कि ऐसी व्यंजन ध्वनि जिसके उच्चारण करते समय मुख की गुहा जो है वो खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, यानी कि हमारा हो गया ह। ह का उच्चारण करिए। ह का उच्चारण करते समय हमारे मुख की जो गुहा है वो खुली रहती है और वायु जो है वो बंद कंठ के द्वारा यानी बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, तो वो वर्ण हमारा हो गया ह। अब 12 खड़ी देख लेते हैं। 12 खड़ी की परिभाषा, किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं यानी री को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को 12 खड़ी कहते हैं। यानी ऐसे व्यंजन नहीं, व्यंजन के साथ जो स्वरों की मात्राएं होती हैं जिसे अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को 12 खड़ी कहते हैं, जिसमें से सिर्फ री को नहीं कहते। यानी कि हो गया क, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कम और कह, ये हमारा 12 खड़ी हो गया। चलिए अब आगे बलाघात को देख लेते हैं। बलाघात की परिभाषा क्या है? शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर या वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल दिया जाता है, यानी कि ऐसे शब्द बोलो जो अक्षर विशेष पर या वाक्य बोलते समय ऐसा शब्द यानी शब्द हो गया अक्षर या वाक्य बोलते समय विशेष पर जो बल दिया जाता है, ऐसा कोई शब्द हो या ऐसा कोई वाक्य हो जिस पर विशेष तरीके से बल दिया जाता है। उदाहरण हमारा, हम जैसे बोलते हैं भारत माता की जय, उस पे हमारा बल गया, जय पर हमारा बल गया बोलते समय, तो इसे हम बलाघात कहते हैं। बलाघात को ही स्वराघात के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि बलाघात को कौन से नाम से जाना जाता है, तो स्वराघात के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा हो गया द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन की परिभाषा, यदि दो समान व्यंजन के बीच कोई स्वर न हो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि ऐसे दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो उसे ही द्वित्व व्यंजन कहेंगे। उदाहरण देख के हम समझ ही लेंगे। उदाहरण हमारा दिल्ली, सत्ता, कलकत्ता, अड्डा, ये सब हो गया। इसमें कहीं स्वर हैं, इन दोनों व्यंजनों के बीच कहीं स्वर नहीं है, उसी को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि ऐसे दो समान व्यंजन, ये दोनों समान व्यंजन हैं, उसके बीच कोई स्वर न हो उसे ही द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ये दोनों के बीच कोई समान व्यंजन तो है नहीं, समान व्यंजन है पर इसके बीच में कोई स्वर तो है नहीं, तो इसी को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब हमारा हो गया अनुतान, देख लेते हैं। अनुतान की परिभाषा, भाषा को बोलने में जो आरोह अवरोह यानी कि आवन जावन उतार चढ़ाव का जो प्रयोग हो रहा है उसे ही अनुतान कहते हैं। जैसे हमारा हो गया हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा, ऐसे सब सिचुएशन में हमारे जो बोलने का तरीका है वो उतार चढ़ाव की भाषा में आ जाता है। अब हमारा कोई एग्जाम्पल ले लो, कोई गम की बात, हे भगवान, ये हो गया ना गम की बात, यानी कि हम शोक मना रहे हैं इस चीज का। उत्साह, हे भगवान अच्छी बात हो गई है, ये तो कितनी अच्छी बात है। ये सारी चीजें हमारे वो उसमें आती है, हर्ष में आती है, यानी कि उत्साह में आती है। नफरत में भी हमारी बोलने का तरीका जो है वो बदल जाता है। ऐसा अनुतान उनको कहते हैं जो बोलते समय हमारे बातों से ही पता चले कि हाँ इनका उतार चढ़ाव अब बदल रहा है। उतार चढ़ाव बदला यानी कि कोई ना कोई सिचुएशन हुई है, सिचुएशन से ही हमें उतार चढ़ाव भी बदलने पड़ते हैं।
चलिए अब मात्रिक और अमात्रिक शब्द देख लेते हैं। मात्रिक यानी कि जिसमें मात्राओं का योग हो, यानी कि जो मात्रा के साथ बोले जाते हैं, जिसमें मात्रा का यूज हुआ ही हुआ हो। अब इसमें देख लेते हैं उदाहरण, जैसे कारखाना हो गया, गणेश हो गया, रमेश हो गया, कल्पेश हो गया, दवा खाना हो गया। ये सब में हमारी मात्रा का यूज हो रहा है। तो मात्रा का यूज जहाँ हो, मात्रा का उपयोग जहाँ हो, उसी को मात्रिक कहते हैं। अमात्रिक शब्द वो होते हैं जिसमें मात्रा न हो, यानी कि मात्रा किसमें नहीं होती। तो जैसे हो गया कमल, कला, कलरव, अमन, खनन, अमर, ये सब में मात्रा का यूज नहीं हुआ है। तो ये हो गए हमारे मात्रिक और अमात्रिक शब्द। चलिए घोषत्व के आधार पर हम वर्गीकरण देख लेते हैं। घोषत्व के आधार पर हमारे दो वर्गीकरण होते हैं। पहला तो हो गया घोष, दूसरा हो गया अघोष। घोष को ही हम सघोष नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए घोष का यानी कि सघोष का हम परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे वर्ण या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख और नाक से हमारे जो स्वर तंत्रियों हैं उसमें कंपन हो। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुंह और नाक से हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन हो, तो वो कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा तथा सभी स्वर ह और अंतस्थ द्विगुण और आघात व्यंजन का ज। ठीक है, ऐसे प्रत्येक वर्ग जिसमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग तथा सभी स्वर हो और ह हो, अंतस्थ व्यंजन हो हमारे, और द्विगुण व्यंजन हो। द्विगुण व्यंजन ड और ढ हो गया, आघात व्यंजन का ज हो गया, अंतस्थ व्यंजन का य, र, ल, व हो गया। ये सब हमारे कौन से हैं? अघोष यानी सघोष हैं, सघोष वर्ण हैं। उसके बाद हम चलिए देख लेते हैं घोष। घोष की परिभाषा भी जान लेते हैं। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय न तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन हो, ऐसे परिभाषा भी आती है कि केवल श्वास का प्रयोग किया जाए। ऐसे वर्ण जिसमें केवल श्वास का प्रयोग हो, तो इसका भी देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पहला दूसरा वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। ऊष्म व्यंजन में हमारे जो तीनों श आते हैं वो आघात व्यंजन का फ, सघोष या घोष में आघात व्यंजन का ज और अघोष में आघात व्यंजन का फ। चलिए आगे हम लोग महाप्राण अल्प प्राण देख लेते हैं, यानी कि प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर हमारे दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। पहले तो प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। अल्प प्राण, अल्प प्राण की परिभाषा, जिसमें बोलते समय कम वायु निकले। ऐसे वर्ण या ऐसे वर्ण जिसमें बोलते समय कम वायु निकले, अल्प प्राण। चलिए देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर। हाँ, सभी स्वर आएंगे लेकिन उसमें री नहीं होगा। और हमारा ड, ये हमारा वो है द्विगुण व्यंजन है। और चलिए महाप्राण देख लेते हैं। महाप्राण में जिसमें अधिक वायु निकले, बोलते समय वर्ण का उच्चारण करते समय अधिक वायु निकले, प्रत्येक वर्ग का सम वर्ण यानी कि दूसरा, चौथा और तथा ऊष्म व्यंजन और दूसरा द्विगुण व्यंजन का ढ। इसमें हमारा द्विगुण व्यंजन का ड था, इसमें हमारा द्विगुण व्यंजन का ढ है। ये अल्प प्राण और महाप्राण है। यानी कि अल्प प्राण देख लेते हैं। अल्प प्राण की संख्या हमारी 20 होती है। कौन से हमने कहा था? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग हमारे देखिए वर्णमालाओं का पहला वर्ग क हो गया, तीसरा वर्ग ग हो गया और पांचवा वर्ग अंग हो गया। ऐसे ही हर 5 वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग यहाँ है। यानी कि क, ग, अंग, ज, इय, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म। उसके बाद हमने कहा था अंतस्थ व्यंजन का चारों संख्या, यानी कि चारों संख्या हमारी य, र, ल, व।
अंतस्थ व्यंजन हमारा आएगा। उसके बाद हमने द्विगुण व्यंजन का ड कहा था, द्विगुण व्यंजन का ड। अब महाप्राण की संख्या देख लेते हैं। महाप्राण की संख्या हमारी 15 होती है। महाप्राण की संख्या 15 है। और कौन सा था? पहला और दूसरा। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, हर वर्ग का सॉरी गलत हो गया, हर वर्ग का पहला और दूसरा नहीं, दूसरा और चौथा वर्ण, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। दूसरा और चौथा कौन सा? यानी हो गया हमारा ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ। ये हमारा हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हो गया। उसके बाद हमने कहा था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का तीनों श और उसके बाद ह। ऊष्म व्यंजन का तीनों स और ह। उसके बाद हमारा द्विगुण व्यंजन का ढ हमने कहा था। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, ये सब क्या है? कंठ व्यंजन हमारा अम, अह और ह है। कंठ व्यंजन हमारा ह, अह और ह है। उसके बाद तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन को ही स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, जो हमारा श और य है। उसके बाद मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन हमारा ढ, ढ, र, श, ये हमारा द्विगुण व्यंजन का ड, ढ है। उसके बाद र और श। दंतीय व्यंजन हमारा होता है त वर्ग का, यानी त वर्ग होगा, यानी त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग है। उसके बाद ल का ल, स और ये आगात व्यंजन का ज, ये आगात व्यंजन का हमारा ज है। उसके बाद स्वर तंत्रीय व्यंजन, स्वर तंत्रीय व्यंजन हमारा ह है। दंतोष्ठीय व्यंजन हमारा व है। उसके बाद दंतमूल व्यंजन, दंतमूल व्यंजन को ही हम वत्सर्य व्यंजन भी और इसके नाम से भी जानते हैं। दंतमूल व्यंजन हमारा हो गया न, स, र और आगात व्यंजन का ज और ल, ये हमारा दंतमूल व्यंजन हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।